आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। बोलने की आज़ादी एक वो आज़ादी जो किसी भी लोकतांत्रिक देश में अगर वो मौलिक अधिकार देने का दावा करता है तो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ये आप तमाम तरह के दोहे, घर, परिवार, सब जगह इस बात सुनते होंगे कि बोलने की आज़ादी पे थोड़ा सा आदमी को सोच विचार कर ही बोलना चाहिए। सोच विचार कर कैसे? कि भाई हम कुछ ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं जिससे हमारे परिवार का नुकसान हो जाए, या कहीं हम ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं कि जिससे समाज को कोई दिक्कत हो या समाज में कोई समस्या पैदा हो जाए। मैं आज इस बात को क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारे जो राहुल गांधी जी हैं, नेता प्रतिपक्ष यानी कि विपक्ष के नेता जो हैं, जब ये इलेक्शन हुआ तो पूरा देश में तब मतलब एक मिलीजुली जैसी प्रतिक्रियाएं थी। उस प्रतिक्रियाओं में कुछ ऐसी भी थी, उन प्रतिक्रियाओं को देने वालों मैं भी था। मैंने कि बहुत अच्छा हुआ है ये इस बार, क्योंकि इस बार नेता विपक्ष भी हैं, सब हैं। बड़ी खुशी हुई इस चीज़ को, खुशी है भी और ऐसी बात नहीं है। इसी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी जी अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी जी विदेश का दौरा करें और कुछ ऐसा ना हो जो मीडिया में सुर्खियां बटोरे, कुछ ऐसा ना हो जो देश के लोगों में हलचल पैदा ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, ये तो असंभव जैसी चीज़ें हैं। तो बहरहाल राहुल गांधी जी फिर विदेश दौरे पर हैं और वहाँ पर प्रेस क्लब से, यूनिवर्सिटी के छात्रों से बातचीत करते हुए या कहीं किसी से ऐसा मिल लिए कि वो सुर्खियां बन गईं। उन सुर्खियां बनने के पीछे तमाम तरह की बयानबाजी हुई। राहुल गांधी जी ने कुछ कहा, कुछ देश में बयानबाजी हो रही है। आज के हम इस सेशन में जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तविकता है क्या। कहीं देखो, दो बातें हैं। पहली बात कि राहुल गांधी सच बोल रहे हैं, दूसरी बात कि नहीं नहीं बोल तो रहे हैं लेकिन पीछे का कोई लॉजिक नहीं है। और अगर आप इलॉजिकल बोल रहे हो तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि नेता विपक्ष से या भारत देश का प्रतिनिधित्व आप वहां कर रहे हो अमेरिका में, तो आपसे बड़ी अच्छी उम्मीदें की जाती हैं कि कुछ ऐसा बोलें जो बैलेंस हो। समझते हो? कूटनीति और नीति, राजनीति में एक बड़ा अच्छा शब्द चलता है कूटनीति। कूटनीति मतलब डिप्लोमेसी। इट मीन्स कि आपको जो बोलना है, एक कहावत चलती है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। अब पता चला कि आपकी बात सच भी है, लाठी आप तुड़वा के बैठ गए हो और चीजें वैसी की वैसी हैं। आज के इस सेशन में राहुल गांधी जी वहां गए, वहां क्या बातचीत हुई, और उसी क्रम में हम इस सेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब अमेरिका में राष्ट्रपति साहब के इलेक्शन होने हैं और कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में खूब उठापटक चल रही है। भारत को लेकर भी बहुत सारी बातचीत हो रही है। मेरा मन भी है और मैं इस बात को बताऊंगा अभी कि इन दोनों में से कौन जीते तो भारत का फायदा हो। हालांकि दोनों ही लोग भारत को अच्छा मित्र साबित करने की कोशिश भी करेंगे और भारत से दोस्ताना संबंध मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी दो आदमी कभी एक जैसे तो हो नहीं सकते ना, थोड़ा बहुत तो अंतर होता ही है। इस पर मैं कभी बात भी करूंगा। बहरहाल मैं बात करता हूं आज राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे के लिए। नेता विपक्ष के तौर पर वहां पर गए हुए हैं। मेरे पीछे कुछ आप तस्वीरें देख रहे हो जहां पर वो एक प्रेस क्लब में बैठे हुए हैं, वहां पर जवाब दे रहे हैं और साथ में 4 लोगों के साथ खड़े हुए हैं, जिसमें 2 महिलाएं हैं। एक के ऊपर गोला घूमा हुआ है। कौन है ये, क्यों विवाद का विषय बन गई ये तस्वीरें, आइए जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। मैं सबसे पहले ये पूरा एनालिसिस करेंगे हम कि अगर राहुल गांधी जी ये बात कह रहे हैं तो क्या इसके पीछे कोई सच्चाई है क्या, या ये बात पूरी तरीके से लॉजिकल है। भाई ये तो समझना पड़ेगा ना कि साहब ये क्यों कही आपने ये बात, और कही है तो क्या ये आंकड़ों से मेल खाती है। क्योंकि सरकारें या कुछ भी हो, जैसे मैं एक बार एक शख्स से बात कर रहा था तो मैंने उससे पूछा कि साहब क्या, कि मैं आंकड़ों पे खेलता हूं। मतलब आंकड़ों से अर्थ है कि लॉजिक्स, मैं लॉजिक पे बात करता हूं, उससे ज्यादा मैं किसी बात नहीं, मैं आंकड़ों पे खेलना पसंद करता हूं। चलिए, अगर आंकड़ों की बात की जाएगी, इनके बयान की बात की जाएगी और वास्तविकता क्या है उसको भी झांकने की एक बार हम कोशिश करेंगे इस सेशन में। तो मेरे प्यारे साथियों, राहुल गांधी जी ने एक बड़ा बयान दिया कि चीन उत्पादन में सबसे आगे है, भारत में कुशल लोगों का सम्मान नहीं है। देखो साहब, पहले तो आप ये बात समझिए, अगर चीन उत्पादन में सबसे आगे है तो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। अर्थशास्त्र में 2 चीजें होती हैं, एक होती है इकोनॉमिकल ग्रोथ, एक होता है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जब सब तक चीजें पहुंच जाएं, ग्रोथ मतलब देश में कैसे भी करके संपदा आनी चाहिए। जब ग्रोथ होती है तो उसको बांटने में समय नहीं लगता है, यानी कि डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ जरूरी है। चीन की सरकार की और हमारी सरकार, जो पूर्ववर्ती सरकारें रहीं, यहां मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं समझूंगा क्योंकि बात यहां देश की है। तो जो पूर्ववर्ती सरकारें रहीं या ये सरकार भी है, ठीक है, नीतियां शुरुआत में कुछ ऐसी थी कि अंग्रेजी दौर से हम बाहर निकले थे। बात समझने की कोशिश करो, बहुत गहरी बात है। अंग्रेजी राज से बाहर निकले थे और अंग्रेजी राज से बाहर निकलकर हमने सीधा सीधा ध्यान दिया कि भैया समाज को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए,
चीन ने इसके अपोजिट किया था। चीन ने जैसे ही वो राजशाही से अलग हुआ, उसने तुरंत कहा कि ठीक है, जनता जहां इतने दिन कष्ट भुगत रही थी, अगर उनको ऐसा लगता था तो कुछ दिन और भुगत सकती है, इंडस्ट्रीज को बढ़ाओ, इससे इकोनॉमिकल ग्रोथ आएगी, ग्रोथ से हम फिर उसके बाद बंटवारा करते चले जाएंगे, समाज के निचले तबके तक चले जाएंगे। इस बात को एक अर्थशास्त्री ने भी कहा है, जिसे ट्रिकल डाउन थ्योरी कहा जाता है। कई बार चर्चा में भी ये आती है, ठीक है, कि भाई ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या है, कि अगर समृद्धि है तो डेवलपमेंट आने में समय नहीं लगेगा। बहरहाल हमारी सोच भी गलत नहीं थी। भाई ओवरऑल सरकार का मेन गोल क्या है, समाज को मेंटेन रखना। उसके बाद दोनों देशों ने अलग अलग तरह की नीतियां अपनानी शुरू की। हाँ, ये बात सच है, इसको मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि इस रेस में चीन कुछ आगे निकल गया। इसी बात को शायद वो कोट कर रहे हैं कि चीन उत्पादन में सबसे आगे है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, हमने भी अपनी पॉलिसीज में कुछ बदलाव किया। समाज कल्याण के साथ साथ उद्योग धंधे समृद्धि की तरफ ध्यान दिया गया, ताकि निचले तबके तक चीजें पहुंच सके। अब मान लीजिए ना कि अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, इंडस्ट्रीज ही नहीं है, देश में इकोनॉमिकल ग्रोथ ही नहीं है, तो ग्रोथ के बिना तुम डेवलपमेंट की कल्पना कैसे कर सकते हो? आप ऐसे समझो, अगर किसी पिता के पास पैसे हैं ही नहीं तो वो अपने बच्चों में बांटेगा क्या? और वो शुरुआत में ही अपने बच्चों को पैसा दे दे तो बच्चे तो मजे ले लेंगे उसके, है ना, कपड़े खरीद लेंगे, चाउमीन खा लेंगे, ये सब। तो पिता को पता है कि इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करके वो उससे ग्रोथ बनाता है। तब तक बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, उनको समझदारी आ गई होती है, तो उस केस में फिर वो उसमें बांट देता है। दैट इज इकोनॉमिकल ग्रोथ से इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की तरफ चले जाते हैं। तो ठीक है, आपकी 1% बात ठीक है कि भाई चीन में उत्पादन सबसे आगे, उसके मल्टीपल फैक्टर वहां पर हैं, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, देखा तब जाता है कि जब आप किसी भंवर से फंस के कितनी तेजी से निकले। तो उस क्रम में चीन हमसे अभी बहुत पीछे है। कैसे? मैं एक आंकड़ा दिखाता हूं। जीडीपी की जो ग्रोथ रेट रही है हाल फिलहाल में 7.8% भारत की है, इनकी 6.3%, ठीक है। रोड नेटवर्क में हम चाइना से आगे, ठीक है। एक्सपोर्ट्स में इस समय हम चाइना से आगे हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट्स में भी हम चाइना से आगे जो है लीड कर रहे हैं इस समय। साथ में बहुत से, जैसे क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मुद्दा है। अभी तुम सब कुछ आके डेवलपमेंट कर लो, दैट इज डेवलपमेंट। अरे दुनिया इस बात पे फोकस कर रही है कि भाई साहब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना। कुछ ऐसा करो जो आगे वाली पीढ़ियों के लिए भी हो। अभी तुम सब खाक होकर चले जाओगे तो फिर क्या मतलब रह जाएगा किसी बात का। भारत क्लाइमेट चेंज में सब अच्छी परफॉर्मेंस है, किसके मुकाबले? अच्छी परफॉर्मेंस है चाइना के मुकाबले। और कोरोना जो एक पेंडेमिक आया, उसके बाद वास्तव में टेस्टिंग हुई इकोनॉमीज की। तो आपको ये पता होना चाहिए, अंदर से महसूस भी होता है। अगर मैं आप ही से पूछूं, मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देना कि कितने लोगों को, शायद 50% ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको अब शायद कोरोना में जो कठिनाइयां हैं वो लगभग भूल चुके हैं। क्या इसके लिए हमारे देश का सामूहिक प्रयास जिम्मेदार नहीं है? ठीक है, मैंने कहा कि भाई पीछे कुछ पॉलिसीज थी, ठीक है, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है कि चीन उत्पादन में आ गए। तो चीन उत्पादन में आगे है अपने बैक से, जो पीछे चला रहा उससे वो आगे है। लेकिन वर्तमान में भारत भी बहुत अच्छी स्थिति में है उत्पादन में। हमारा एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, और तो और हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। डिफेंस एक्सपोर्ट करना समझते हो? डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी में हम जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, आपकी बात थोड़ी सच हो सकती है, लेकिन मैं इस बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूं। लिखना आप भी कमेंट सेक्शन में, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अब चीन ही आगे रहेगा, चीन ही सरताज रहेगा? ऐसा तो नहीं है, भारत भी लगातार आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और देखिए साहब, मेरा मानना यह है कि मैं किसी देश की, किसी पर्सन विशेष की, मैं प्रेजेंट सिचुएशन नहीं, मेरा भी मानना ग्रोथ रेट पर रहता है कि ग्रोथ रेट क्या है। क्योंकि ग्रोथ रेट ठीक है ना, तो एक दिन आप उसको आगे निकल जाओगे, ठीक है। भारत में कुशल लोगों का सम्मान नहीं। दूसरा ये बात कही गई कि भाई कुशल लोग जो हैं उनका भारत में सम्मान नहीं होता है। मुझे नहीं लगता ऐसा है, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि एक तो ये इथिकली गलत है बात। अगर टैलेंटेड आदमी है तो उसको तो कोई मतलब ही नहीं कोई रोक पाए। और भारत में आप स्टार्टअप देखिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सबसे ज्यादा स्टार्टअप वाला देश है भारत। तो आप कैसे कह रहे हो कुशल लोगों का सम्मान नहीं है? तमाम तरह के फंड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, स्टार्टअप्स को सम्मान दिए, मतलब अवार्ड दिए जा रहे हैं, और उनको प्रमोट किया जा रहा है ना। सरकार की पूरी नीति है कि स्टार्टअप्स को जो है क्या किया जाए, स्टार्टअप्स को आगे प्रमोट किया जाए। तो कैसे पता चलेगा कोई कुशल है? बताइए आप मुझे। इवन कोई चीज शुरुआत करे कोई आदमी टैलेंटेड, तो उसी पता चलेगा ना। तो स्टार्टअप्स की बड़ी बेहतर स्थिति है भारत में। पता नहीं आपने ऐसा क्यों कहा, मैं तो इस चीज से ठीक है। लेकिन मैं, देखिए मेरे प्यारे साथियों, मेरी बात ध्यान से समझना, यहां कोई पर्सन या व्यक्ति विशेष की बात नहीं है।
यहां बात डाटा की है, यहां बात लॉजिक की है बस, ठीक है। दूसरी बात यह है कि नेता विपक्ष के तौर पर आपकी कुछ जिम्मेदारी बनती है। जैसे ही आप इस देश से निकले तो मेरे हिसाब से आपको नेता विपक्ष की भूमिका कम निभानी चाहिए, आपको भारत की भूमिका ज्यादा निभानी चाहिए। आपकी क्या राय है इसमें, जरूर बताना। ये 2-3 चीजें मैं जरूर पूछूंगा, भाई मैं भी तो जानना चाहूं ना कि हम लोग क्या सोचते हैं। अगर मेरे परिवार में कोई विवाद है, मान लेते हैं, और मैं जैसे ही किसी अपने गांव से बाहर निकला, अपने शहर से बाहर निकला, तो मुझे अपने अगर परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं तो मुझे वो सारी चीजें छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। वो मेरे अंदर के मामले हैं, और उस मामले को इलेक्शन में आपको अच्छी खासी बढ़त मिली इस बार, तो काहे आप ये सब, मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं। जरूर बताइएगा चीजों कि हाँ सर आप सही कह रहे हो, गलत कह रहे हो। यहां से निकल के आप भारत के नेता हैं। उस केस में जब वहां पर राष्ट्रपति के इलेक्शन होने जा रहे हैं और वो दोनों लोग भारत के बारे में खूब बातें कर रहे हैं, खूब बातें हो रही हैं, समझ नहीं पाए हम इस बात को। चलिए अगली जो बड़ी सनसनीखेज बात निकल कर आई, जिसको लेकर यहां कुछ डाटा दिया है कि हमने कैसे 2023 में हमारा किस तरीके 23 में हमने किस तरीके से अपना जो है एक्सपोर्ट बढ़ाया है। मैंने यहां पर कुछ डाटा लिख दिया है। भारत में सिखों को पगड़ी पहनने की इजाजत, हम समझ नहीं पाए इस चीज का लॉजिक। क्या मुझे आप में से कोई लोग, देखिए मेरी उम्र लगभग कमोबेश 30 साल है, 30-31 साल, तो मैं अगर आपसे पूछूं तो आप भी जो आप पिछले 10 साल में देखिए कि आपको कोई ऐसी घटना सुनने में आई है क्या 10-15 साल में? भाई सीधी सी बात है, आप इसी सरकार की बात करोगे, उससे पहले की बात करोगे तो फिर तो आप ही कटघरे में खड़े हो जाओगे। भाई आप पिछले 10 साल की बात कर रहे हो ना, क्या आपने इसकी घटना सुनी है? चलिए हम जाने देते हैं सर, हमारे याद नहीं है, हमारे याद नहीं है सर, याद नहीं है तो मैं आपको बताता हूं। हालांकि इन्होंने क्या कहा, पहले उस बयान को सुनिए आप, और उस बयान को 1 मिनट के लिए आप सोचना कि ये क्या तुक हुई। लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने का अधिकार है। वाह, आती है समझ बात या नहीं? एक सिख के रूप में वह गुरुद्वारे जा सकते हैं या नहीं? लड़ाई इस बात के लिए है, और यह सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। तो माय डियर राहुल गांधी जी, आपको मैं एक चीज बताता हूं। जिस देश में बैठे हो ना तुम, अमेरिका में, अमेरिका का ही एक थिंक टैंक है प्यू रिसर्च, उसकी रिपोर्ट देखिए आप। प्यू रिसर्च इस बारे में बताता है साहब कि ये बताइए कि मान लीजिए किसी से पूछा जाए कि आपको अपने धर्म मानने में कोई समस्या है क्या, उन्होंने सब धर्मों से पूछा। हिंदुओं में 91% लोगों ने कहा कि उन्हें धर्म मानने में भारत में कोई आज समस्या नहीं आती। आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 संविधान के जो कहते हैं कि धर्म मानो, प्रचार प्रसार करो, है ना, अब मैनेजमेंट करिए धर्म के रिगार्डिंग, कोई समस्या नहीं है। मुस्लिमों ने कहा 89%, ईसाई 89%, सिख 82%, बौद्ध 93%, जैन 85% लोगों ने कहा कि हमें भारत में अपना धर्म मानने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आपने कह दिया, आइए मैं आपको थोड़ा सा आईना दिखाता हूं। क्यों भूल जाते हैं आप श्री राहुल गांधी जी? हालांकि इनके इस बयान के बाद खूब प्रोटेस्ट हुए। राहुल गांधी जी के द्वारा सिखों को बदनाम करने का विरोध, ये ठीक है, सिखों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तो ये हमारे देश की खूबसूरती है साहब। हम सब कुछ भूलकर देश के लिए खड़े हो जाते हैं। हमारे लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं है। देश हमारा परिवार है, कोई मामला है तो आंतरिक है, हम उसको यहां बैठ कर निपटाएंगे, लेकिन बाहर बैठ के नहीं ये सब करेंगे। ये तो हम, आप देश छोड़िए भाई, सबसे छोटी पॉलिटिकल यूनिट एक वोटर होता है। हमारे घर परिवार में भी ये बात सिखाई जाती है महाराज कि आप जो कर रहे हो वो घर में बैठ के बात करो, बाहर जाके ये सब चीजें नहीं करनी है। चलिए मुद्दे पर आते हैं। क्या इन तस्वीरों को याद रखना चाहेंगे राहुल गांधी जी? देखिए साहब, एक ऐसा दशक था, सब पॉलिटिकल होता है, मुझे पूरा भरोसा है इस बात को कोई कहेगा नहीं। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि बट मैं आपको सच्चाई से अवगत कराऊंगा। पंजाब की राजनीति में उठापटक होना कोई नई बात नहीं है। 2 पार्टियों को बैलेंस करने की कोशिश में इंदिरा गांधी जी भी आगे थी, क्योंकि उनकी सत्ता, भाई सत्ता किसको पसंद नहीं होती। उसी क्रम में एक व्यक्ति जिनका नाम जर्नैल सिंह भिंडरावाला था, है ना, उन्होंने अलग राष्ट्र खालिस्तान की मांग को लेकर एक ऐसा जो है आंदोलन शुरू किया जो धीरे धीरे खून खराबे में तब्दील होता चला गया। जर्नैल सिंह भिंडरावाला, और लोग ये भी कहते हैं कि जर्नैल सिंह भिंडरावाला इन इनिशियल फेज ऑफ हिज लाइफ वाज प्रमोटेड बाय द कांग्रेस। शुरुआती चरण में वो कांग्रेस द्वारा प्रमोट किए गए थे, क्योंकि वो अकालियों की सत्ता को बैलेंस करना चाहते थे।
तो जर्नैल सिंह भिंडरावाला में उन्हें तस्वीर दिखाई दी। और धर्म एक ऐसा मामला है कि आप इसको लेकर किसी का हाथ पकड़ लीजिए, आप सारे काम करा सकते हो, समझ रहे हो। तो जर्नैल सिंह भिंडरावाला के खिलाफ एक कार्रवाई हुई जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम दिया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार की सच्चाई, क्या सच क्या झूठ, क्यों होना चाहिए था क्यों नहीं होना चाहिए था, इस पर तो मैं आज बात नहीं करूंगा। लेकिन जर्नैल सिंह भिंडरावाला जो है उनकी वहां डेथ हो जाती है अमृतसर में। डेथ होने के बाद सिखों की भावनाएं आहत हुई और उन्होंने इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी। दो बॉडीगार्ड ने, सिखों ने नहीं, उनके दो बॉडीगार्ड्स ने। क्योंकि बात समझिए, सिखों की भावना आहत होती है, उनके दो बॉडीगार्ड्स थे, दोनों ही सिख थे, वो इंदिरा गांधी जी को गोली मार देते हैं, इंदिरा गांधी जी की हत्या कर देते हैं। और हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जब हत्या हुई तो हत्या के बाद देश में कुछ ऐसा माहौल पनपा सिखों के अगेंस्ट। देखिए, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है इस बात में। दंगे शुरू हो गए दिल्ली में, दंगे शुरू हुए। एक बड़ा फेमस कोटेशन आता कि ये आप देखोगे तो मिलेगा आपको कि राजीव गांधी जब तुरंत प्रधानमंत्री बना दिए गए, उन्होंने कहा कि बड़ा वृक्ष गिरा है, धरती थोड़ी हिलेगी। अच्छा ठीक है, क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे हैं आपकी इस बयान कितना संवेदनशील है और वो किस तरीके से लोगों को प्रमोट कर सकता है। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हो, ये सब तस्वीरें सिख दिल्ली में हुए दंगों में मारे गए सिख, जिनकी संख्या लगभग 2700 थी। पूरे देश में 3500 के आसपास सिख मारे गए। हालत इतनी खराब थी कि राजनेताओं पर भी लोग जो हैं, जो अगर सिख राजनेता थे तो उनको भी लोग नहीं छोड़ रहे थे। एक शख्स देख रहे हो आप, जगदीश टाइटलर, आज से 4-5 दिन पहले की ही बात है, इन पर आरोप तय कर दिए गए हैं। मतलब कांग्रेस के एक सज्जन कुमार थे, जगदीश टाइटलर हैं। इस बात के साफ जो है कोर्ट को भी अब वो सबूत मिले हैं कि हाँ, जो कांग्रेसी नेता हैं वो इस कत्लेआम में शामिल थे। ठीक है, अभी आरोप तय होने का तो यही मतलब होता है। ठीक है, ओके। सिखों का, और ये भी बात थी कि उस समय जब सिखों को, क्योंकि जनता इतनी, मतलब क्या बोले हम इसको, ठीक है, हम इसमें क्यों कहें, क्योंकि लोग ये बोलेंगे गुरुजी ये लोगों की भावनाओं का सवाल है। ठीक है, आपकी पता नहीं कैसी ऐसी भावनाएं हैं, हम तो नहीं कह सकते, ना तो उनकी तरफ से कह सकते ना आपकी तरफ से। लेकिन एक बात पक्की थी कि उस समय जरूर सिखों ने अपनी पगड़ी उतारी, उस समय जरूर सिखों ने अपने कड़े उतारे, ताकि कोई पहचान ना कर ले, कत्लेआम ना हो जाए। तो हैव यू एनी सेंस, तुम क्या कह रहे हो? तुम, हमारे यहां एक साफ बात है कि पहले खुद को साफ रखिए फिर कुछ बोलिए। और अगर मैं भी गलत हूं तो गलत नहीं हो सकते डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने संसद में माफी मांगी बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर, और किस पार्टी से थे? कांग्रेस से। ये पूरी टाइमलाइन मैंने आपको दी गई है। दंगों के 21 साल बाद पूर्व प्रधान मनमोहन सिंह ने संसद में इसके लिए माफी मांगी थी। माफी मांगने का अर्थ यही होता है साहब, यू एक्सेप्टेड, कि हां हमारे राज में ये गड़बड़ हो गई थी। तो अब मुझे सोचकर बताइए कि कड़ा पहनने की आजादी, पगड़ी की आजादी, क्या मतलब, इस मामले में तो मैं खुल के विरोध करूंगा उनका, ये मुझे बिल्कुल कंफर्म है ये बात। यार तुम क्या मतलब बातें कर रहे हो भाई, इस देश से बाहर बैठ के, वहां पर जहां पर सिख कम्युनिटी ठीक ठाक है। और आपको पता होना चाहिए उसी सिख कम्युनिटी में एक आदमी, एक जो सिख फॉर जस्टिस नामक संस्था चलाता है, परसों ही उस संस्था पर बैन दोबारा बढ़ा दिया गया है। गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसको मौका मिल गया। तो समझ रहे हो ना तुम कॉन्सिक्वेंसेस अपनी बातों के। ये तो तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम कह क्या रहे हो और कितना बढ़ावा इस चीज को मिल सकता है। देखिए साहब, एक शख्स हैं, इन्होंने एक वीडियो जारी करा, गुरपतवंत सिंह पन्नू। कल तक खबर ये थी कि इन घर के पास आग लगी है और ये कोई कसर नहीं छोड़ते हैं भारत के खिलाफ जहर उगलने में। ये वही शख्स हैं जिनकी एम्बेसी, जिन्होंने एक निज्जर साहब, कनाडा में निज्जर, पन्नू, मैं साहब क्यों बोल रहा हूं यार, ये तो मतलब क्या, देश के बाहर बैठ के देश को तोड़ने वाली चीजें ये काम करते हैं। मेरे भाई, इस बंदे ने कहा कि देखो, राहुल गांधी का स्टेटमेंट देखा आपने, कि देखा कि हैं सिख खतरे में कि नहीं है। वाह, तुम तो कर दिया तुमने वो काम। ठीक है, जबकि इस आदमी को आतंकवादी घोषित किया जा चुका है। सिख फॉर जस्टिस नामक यह आदमी संस्था चलाता है और सेपरेटिज्म, अलगाववादी विचारधारा को जन्म बढ़ाता है, वहां बैठकर फंड्स करता है। और इस बात के भी पूरे थे कि ये पाकिस्तान से भी पैसा लेता है। मतलब हर वो चीज करता है जो हमारे देश को तोड़ने में काम आएगी इसके। तो आपको शायद, ना मुझे, ना आप, ना किसी नेता पक्ष, ना नेता विपक्ष, किसी को भी ये परमिशन नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है,
तीसरी बात कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि विदेश में बैठ के ये सब कहना ठीक था? और सब जानते हैं गुरपतन सिंह पन्नू के क्या हालात चल रहे हैं, वो कुछ भी बोल दे रहा है। मोदी जी को धमकी, अभी उसने अमेरिका कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को धमकी दी। ये आदमी है किसी का सगा भाई? और इस देश में किसको खतरा किससे है भाई? क्या बातें करते हो आप? जब आप कभी मतलब देखते हो ना, देश की जब खूबसूरती गिनाई जाती है, तो देश की खूबसूरतियों में से एक खूबसूरती ये है कि सब मिलकर रह रहे हैं। नहीं नहीं गुरुजी झगड़ा तो होता, अरे तो भैया किस घर में नहीं होता है यार? किस घर में नहीं होता? क्या बातें कर रहे हो? फिर भी रह रहे हैं ना मिलजुल कर, ये है खूबसूरती। संबंध में तनाव और तनावों में संबंध, दो बातों में अंतर है। एक चीज होती है तनाव में संबंध, एक होता संबंधों में तनाव। तनाव में भी संबंध है, ये है सबसे इस देश की खूबसूरती। रह रहे हैं ना एक साथ मिल गए। इन सबको मौका मिल गया, बोले कि देखो राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट आया है, सिख कम्युनिटी जो है वो खतरे में है भारत में। तो इन्होंने अपना काम कर दिया। ये अभी 2-3 दिन पहले ही इनका जो संगठन था सिख फॉर जस्टिस, उसको उस पर बैन बढ़ाया गया 5 साल के लिए, है ना? 5 साल के लिए बैन बढ़ाया जाता है और फाइनली ये आदमी भारत में मिलिटेंट डिक्लेयर है, ठीक है? और ये सेपरेटिज्म की भावना को बढ़ावा देता है भारत में। और देखिए साहब, मैं, आप सभी जानते हो, बीइंग ए रियल सिटीजन ऑफ इंडिया, ये देश हमारे दिल में बसता है साहब, ये देश हमारे दिल में बसता है। और इस देश के लिए लेकर आजादी से, उससे पहले भी चले जाओगे, देश को बचाने में, शहादत देने में हम कोई भी लोग पीछे नहीं है। तो वैसे भी ऐसे जैसे लोगों की कोई जरूरत तो है नहीं, लेकिन जाने दीजिए। पर राहुल गांधी जी थोड़ा सा सोच लेते यार, क्या आप मेरे भाई क्या बोल गए आप, ठीक है? अब देखिए साहब, तो दूसरा बयान आरक्षण को लेकर, असल में राजनेता के कुछ गुण राहुल गांधी जी के अंदर हैं भी। उनसे रिजर्वेशन को लेकर प्रश्न पूछा गया कि भाई बताइए कि आरक्षण को छोड़ दें तो हम, जो देश आपका है उसमें कोई और तरीका है कि लोग आगे बढ़े? उन्होंने कहा कि साहब देखो, बात ऐसी है कि आरक्षण समान अवसर मिलने पर समाप्त कर दिया जाएगा। हमारे देश में अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि सब लोग सेम लेवल पर नहीं है। आपका बयान अच्छा है, देखिए मैं अकेला बुराई करूं, केवल बुराई करूं, ये ठीक नहीं है। आपका बयान ठीक है। जब देश में इक्वलिटी आ जाए तो मेरे हिसाब से रिजर्वेशन उस समय नहीं रहना चाहिए फिर, क्योंकि रिजर्वेशन लाया ही इसलिए गया था। अनुच्छेद 15, 16 और देश के बहुत सारे अनुच्छेदों में इसका जिक्र है। 15 और 16 जो किसी प्रकार के भेदभाव को रोकते हैं, लेकिन 15 और 16 में संविधान निर्माणकर्ताओं ने एक व्यवस्था दी। व्यवस्था क्या थी कि बच्चे, महिला, वो वर्ग जो शिक्षा में पिछड़ा है, वो जो वर्ग जो समाज में पिछड़ा है, ऐसे वर्ग को प्रमोट करने की ड्यूटी बनती है। बिल्कुल जायज बात है, प्रमोट करने की ड्यूटी बनती है। तो उसका एक ही जो सबसे सटीक तरीका नजर आया, दैट इज आरक्षण, है ना? क्या है? रिजर्वेशन। अब या तो फिर आप उस सिद्धांत को फॉलो करो विच इज नोन एज हेलीकॉप्टर मनी, कि सबको पैसे बांट दो ऊपर से। हेलीकॉप्टर, ये भी एक प्रिंसिपल है ना गरीबी दूर करने का, कि हेलीकॉप्टर मनी, जाओ सबको पैसे बांट दो। लेकिन वो तो एक रिलेवेंट जैसी बात है, उसमें तो मतलब बल्कि बात इरिलेवेंट है, रिलेवेंट, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है ना? ऐसा मत ना गुरुजी क्या बता रहे हैं, हेलीकॉप्टर से पैसा बटेगा क्या? हेलीकॉप्टर से पैसा बांट दो आप। लेकिन रिजर्वेशन के बारे में मेरी अगर निजी राय आप पूछोगे तो इस समय इसमें थोड़े से सुधारों के साथ अभी इसकी जरूरत है, थोड़े से सुधारों के साथ अभी इसकी जरूरत है। लेकिन जब वो फंसते नजर आए अपनी बात में, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम तो रिजर्वेशन के पूरे पक्ष में हैं और इसकी लिमिट को 50% से ऊपर ले जाना चाहते हैं। मैं इसके पक्ष विपक्ष में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि आप लोग फिर बोलोगे कि सर क्या मतलब आपने ये बात कही है। रिजर्वेशन है, इसकी जरूरत है, लेकिन मेरे हिसाब से आपके, मैं चौथा विचार, क्या आपको नहीं लगता कि रिजर्वेशन के केस में थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन में हल्का सा इशू आ रहा है? अगर कुछ समय के लिए राजनीति को भूल जाएं तो मुझे बस एक प्रश्न का उत्तर देना, क्या रिजर्वेशन का फायदा वास्तव में उन लोगों तक पहुंच रहा है जिनको इसकी वास्तव में जरूरत है? मेरे भाई, वास्तव में जरूरत है रिजर्वेशन की, क्या उन तक पहुंच पा रहा है? अब यह मत बोलना कि हाँ 5-10% पहुंचना नहीं होता। एक ऐसी व्यवस्था जिसको सामाजिक गतिरोधों का सामना करते हुए सरकारों ने एक्सेप्ट किया, तो मेरे हिसाब से अब मान लो मैं आपसे लड़ झगड़ के कोई काम करूं तो एटलीस्ट यार वो काम तो मैं सटीक करूंगा ना। आप मेरे समर्थन में भी नहीं थे, मैंने आपसे लड़ झगड़ के कोई काम किया, सामाजिक उसे, हमारे देश में आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं सामाजिक गतिरोध दिखता है ना? कई बार हम बच्चों से बात करते हुए, बड़े बूढ़ों से बात करते हुए नजर आता है, कुछ लोग पक्ष में हो जाते हैं तो कुछ लोग विपक्ष में हो जाते हैं। लेकिन
इतना करने के बावजूद भी तुम्हें नहीं लगता कि रिजर्वेशन को वहां पहुंचना चाहिए, और वहां तक रिजर्वेशन नहीं पहुंच रहा जिसको इसकी वास्तव में जरूरत है। अरे वंचित वर्ग, कौन सा वर्ग? वंचित वर्ग। तो मैं इसमें राय जानना चाहूंगा। मेरी निजी राय है कि शायद मेरा ये जो राय मेरी कायम है वो मेरी व्यवहारिक जीवन से कायम है कि यार जिनको वास्तव में जरूरत है ना मेरे भाई, उन तक शायद रिजर्वेशन नहीं पहुंचता है। और रिजर्वेशन इस देश की जरूरत है, ठीक है। लिमिट ठीक है, लिमिट को आगे बढ़ाना तो संसद का काम है, उसमें हम क्या बोलें, लेकिन बट रिजर्वेशन नीडेड। और चलिए ये बात मैं राहुल गांधी जी की बात से सहमत करता हूं कि देश में अभी समानता नहीं है। समानता आने के बाद इस पर विचार किया जाएगा। तो रिजर्वेशन को लेकर उन्होंने कहा कि समानता वाली बात को लेकर लोगों ने पकड़ लिया कि खत्म कर देंगे, ठीक है। राहुल गांधी भारत विरोधी मुलाकात, क्या करते हैं आप साहब? हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। एक महिला देख रहे हैं आप, गोला भी घुमा हुआ है अलग से फोटो पे, इल्हान उमर। पीओके और जम्मू कश्मीर दो ऐसे विवादित मुद्दे हैं जिस पर हम बिल्कुल नहीं सुनना चाहेंगे किसी की भी। क्यों नहीं सुनना चाहेंगे? पहली बात तो है हमारे। दूसरी बात सुनिए, हमारे जवानों की शहादत गई है वहां, और प्राइमरी ड्यूटी है हमारी। भाई साहब, सिर कोई किसी को नहीं देता कटा के, देता है? कमेंट करके बताना। कोई किसी को सिर नहीं देता साहब कटा के, ठीक है। पीओके पर कब्जा नाजायज है पाकिस्तान का, तो नाजायज है। और पाकिस्तान का कब्जा अगर नाजायज नहीं है तो वो इसे आजाद कश्मीर क्यों कहता? अगर उसको बैठा तो वो खुद कहे कि मेरा कब्जा है। वो भी जानता है कि मैं उसे अपना क्षेत्र बता ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे कोई लॉजिक ही नहीं बनता। पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये महिला इल्हान उमर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वहां के लोअर हाउस में, अमेरिका में रहती हैं। सोमालिया से इनका परिवार वहां शिफ्ट हुआ था। ये कई बार कह चुकी हैं कि पीओके पाकिस्तान का पार्ट है। पहली बात तो तुम्हें मतलब ही नहीं बनता इस बात से, ठीक है। दो देशों के बीच का मामला है, हालांकि मामला यूएन में भी है, लेकिन तुम ये क्या साबित करना चाहती हो? देखिए, इतने बड़े देश में हमारे देश के मामले उठना थोड़ा सा मतलब चीजें मैटर करती हैं। अमेरिका में अगर आप हाउस में कोई बात उठाओगे तो उसको वो सुर्खियां बनती हैं, और खासकर उसकी जो दूसरे देश की है। इन्होंने कहा कि पीओके जो है वो पाकिस्तान का पार्ट है। ये पाकिस्तान भी आई, आर्टिकल 370 हटाने का इन्होंने विरोध किया। आपसे मेरा छठा सवाल, क्या ऐसे शख्स को या ऐसी महिला को, ठीक है, राजनेता के तौर पर, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, तो विद वेरी रेस्पेक्ट, बहुत सम्मान, विचारधारा बहुत सम्मान, लेकिन एक राजनेता के तौर पर एक ऐसा बयान जो हमारे देश की संप्रभुता के खिलाफ है, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जी को इनसे मुलाकात करनी चाहिए थी? चलिए मुलाकात कर भी ली, लेकिन अब क्या बोलें इसमें, बताओ यार। आप मना कर सकते थे। मैंने फिर कहा ना कि देश के बाहर निकलते ही आप नेता विपक्ष कहां रहे आप? अब इस देश के नुमाइंदे तरह बिहेव करते। बहरहाल ये सारी घटनाएं वहां हुई हैं, कहां? अमेरिका में, जिनको लेकर खूब सुर्खियां बटोरी जा रही हैं। मुझे जवाब जरूर देना आप इन चीजों का। बस मेरा एक ही प्रश्न है कि भारत के क्या किसी भी नेता को इस समय, जब जियो पॉलिटिक्स अपने नए दौर से गुजर रही है, हर आदमी जो अपने देश की भलाई सोच रहा है, चाहे वो किसी भी स्तर का देश है, क्या ऐसी स्थिति में इन सब बयानों का वहां पर कोई तुक बनती है? अब आप पूछेंगे सर, जब सवाल पूछा गया तो जवाब तो देना ही चाहिए था। सो सम डिप्लोमेसी, कुछ कूटनीतिकता दिखाते आप, जैसा कि दुनिया के दिखाते हैं। क्यों? जैसे दुनिया के नेता दिखाते हैं वैसी कूटनीति दिखाइए आप। और इसी को पॉलिटिकल मैच्योरिटी कहते हैं। पॉलिटिकल मैच्योरिटी होनी चाहिए। कुछ बातों में आपके बयान बड़े बैलेंस थे, लेकिन कुछ बातों को लेकर निजी तौर पर मेरा मानना है कि राहुल गांधी जी, शायद आपको थोड़ा सा इस पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता थी। उस स्थिति में जब ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सिम पेत्रोदा कह चुके हैं कि ये राजीव गांधी से ज्यादा बड़ा विजन रखते हैं, ओके, नो इशू, हो सकता है आपके पास विजन, बट ये जो दौरा है हर बार की तरह आपने सुर्खियों में ला दिया है, जैसा कि राहुल गांधी जी हर बार अपने दौरे ला देते हैं, ठीक है। हालांकि एक इतिहास ये भी बताया जाता है कि जब जब ये कभी छुट्टियों पर विदेश दौरे पर जाते हैं, जब ये वापस आते हैं तो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबर कभी होती नहीं है। पर चलिए साहब, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, सब अच्छा हो। और हम तो यही कहेंगे कि एक नेता के तौर पर आप इस चीज को समझेंगे कि देश सबसे पहले है, सरकार रहे या ना रहे, ठीक है।
ठीक है, आपकी सरकार नहीं है मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन देश मेरे भाई सबसे पहले आता है। आपको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे उस देश में जहाँ पर थोड़े से अगेंस्ट इंडिया हल्के हल्के से सेंटिमेंटों की बू आने लगती है, तो आपको ये सब वहाँ शायद नहीं कहना चाहिए था। अब मैं तो क्या कहूँ, मैं उनके मन की बात थी ये, तो मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से तो शायद नहीं कहना चाहिए था। आपके बयान थोड़े संतुलित होने चाहिए थे। बाकी आपका सम्मान है, आप नेता विपक्ष हैं और नेता विपक्ष की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है लोकतंत्र को सशक्त बनाने में। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको बड़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। मैं आपसे कल फिर मुलाकात करूंगा एक नए विषय पर चर्चा करने के, लेकिन मेरी कुछ बातों के जवाब आप जरूर दीजिएगा साथी, जो मैंने पूछा है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।